हेलो एंड वेलकम बैक। जैसा कि आपके सामने काफ़ी दिनों के बाद मैं हाजिर हुआ हूँ। तकरीबन 15-20 दिनों से तबीयत थोड़ी डिस्टर्ब थी, जिसकी वजह से वीडियो की फ्रीक्वेंसी ठीक नहीं रह पाई। आज अपने वर्क पे फिर से कंटिन्यू कर रहा हूँ एंड फ्रेंड्स, आपके ब्लेसिंग्स की और सपोर्ट की ज़रूरत होगी। क्लास 10th की केमिस्ट्री का अंतिम चैप्टर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ख़ास करके अगर हम क्लास 11 से इसके ताल्लुकात को देखें और आने वाली क्लासेस में, आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या बोर्ड एग्जाम्स में भी ओवरऑल अगर कोई बच्चा सीएचएस के लिए भी प्रिपेयर कर रहा हो या किसी बड़े कंपटीशन का भी प्रिपेयर कर रहा हो, यहाँ तक कि आपको बताने में मुझे बिल्कुल आश्चर्य नहीं हो रहा है कि नीट और जेई के अलावा एनडीए, एयरफोर्स और नेवी जैसे एग्जाम्स में, टेट के एग्जाम्स में भी इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब प्रश्न है कि ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। देखिए, केमिस्ट्री को हम लोगों ने बेसिकली 3 भाग में बांटा, जिसमें पहला भाग फिजिकल केमिस्ट्री, दूसरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तीसरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। टोटल केमिस्ट्री को 3 भागों में बांटा गया है। फिजिकल केमिस्ट्री केमिस्ट्री के फिजिकल वर्ल्ड से हमें कनेक्ट करता है। वहीं पे ऑर्गेनिक यानी कि जो नेचुरल अकरिंग जो भी एलिमेंट्स हैं उनकी स्टडी को हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसके अंतर्गत ये चैप्टर आता है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग मैनमेड चीजों की बात करते हैं। ये वो दौर था कि जब केमिस्ट्री लोगों के लिए सिर्फ एक तथ्यों से न जुड़ करके, मतलब लोगों के विचार धारणाओं के अकॉर्डिंग केमिस्ट्री चल रही थी। केमिस्ट्री का वास्तविक मतलब होता है टू स्टडी द केमिकल एंड इट्स कंपाउंड्स, या अगर हम सरल भाषा में कहें तो द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ केमिकल and its compounds and its transformations. It is known as chemistry. And right now we are studying inorganic chemistry, और inorganic chemistry में हम लोग पढ़ते हैं मैन मेड चीजों के बारे में। सवाल चैप्टर का नाम सजेस्ट करता है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। पीरियोडिक का मतलब श्रृंखलाबद्ध, क्लासिफिकेशन मतलब उसको वर्गीकरण करना यानी कि पहचानना, ऑफ एलिमेंट्स यानी कि तत्वों को, यानी कि तत्वों को उनकी प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर उनको सेपरेट करना। जैसे हम किसी चीज को मेटल क्यों कहते हैं, जैसे हम किसी चीज को नॉन मेटल कैसे कहते हैं, जैसे हम किसी चीज को मेटलॉइड कैसे कहते हैं। ये मेटल, नॉन मेटल या मेटलॉइड्स हम उनकी प्रॉपर्टी को देख के ही बता पाते हैं। कभी कभी हम किसी चीज की फिजिकल अपीयरेंस के आधार पर उसकी प्रॉपर्टीज बताते हैं, तो कभी उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को रिसर्च करके, एक्सपेरिमेंट करके हम बताते हैं कि ये एलिमेंट उससे रिजेंबल करता है। फ्रेंड्स, आगे जाकर के आप ग्रुप वाइज पढ़ेंगे, ब्लॉक वाइज पढ़ेंगे, जहाँ पे एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक 11-12 में आपको पढ़ाया जाता है। इससे पहले कि आप उन ब्लॉक्स को जाने, लेट अस स्टडी द बेसिक बिगिनिंग ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड द चैप्टर्स नेम इज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। प्राचीन काल में इंसान के जीवन में मुख्यतः 5 तत्वों से इस पूरे शरीर का उल्लेख किया गया। लोगों ने कहा कि क्षितिज, जल, पावक, गगन, समीरा, पंच तत्व से बना शरीर, अर्थात इन 5 तत्वों से मिलकर के जो मुख्य रूप से जो चीज बनी है उसे हम एक बॉडी कहते हैं। वो एनिमल बॉडी हो सकती है, वो प्लांट बॉडी हो सकती है, या ह्यूमन बॉडी हो सकती है। अर्थात अब यहाँ पर ये क्षितिज, जल, पावक, गगन, समीर का अर्थात हम लोग इसको अगर इंग्लिश में अगर समझे तो फायर, स्काई, वाटर, अर्थ यानी कि सॉइल और एयर, ये 5 चीजों से हमारी बॉडी बनी है। इस पे कई सारे लोगों ने अपने अपने एक्सपेरिमेंट दिए, अपने अपने उन लोगों ने अपनी विवेचनाएं दी, अपना एक एक्सप्लेनेशन दिया। और तब जब एलिमेंट्स बिल्कुल बिखरे हुए थे, जरूरत थी उसको सजाने की और एक ऐसे बॉक्स में लाने की जिस बॉक्स को देख करके आसानी से कोई आइडेंटिफाई कर लेता कि ये एलिमेंट है, ये इस फैमिली से बिलोंग करता है, इस फैमिली की ये प्रॉपर्टीज होती हैं, ये फैमिली ऐसी होती है, ये केमिकल्स इससे रिएक्ट करके ये बनाता। अर्थात यहाँ पे हम किसी एलिमेंट को ले लेते हैं। लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ बेरियम। बेरियम जिस फैमिली में है उस फैमिली का नाम है ग्रुप 13, मतलब ग्रुप 13 एलिमेंट है जो कि पी ब्लॉक में आता है। किस में आता है? पी ब्लॉक में आता है। अब इस बेरियम के जस्ट नीचे है एल्युमिनियम। एक अगर हमारे सामने, अगर हम आपको एक टेबल से ड्रॉ करके बताएं तो कुछ इस तरह से हमारी पीरियोडिक टेबल हमारे सामने दिखती है। इस तरह से एक बॉक्स होता है जिसमें हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कॉलम्स होते हैं। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कॉलम्स होते हैं। इन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कॉलम्स को ग्रुप्स एंड पीरियड्स में बांटा गया है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के हिसाब से आज के डेट में हमारे पास 7 पीरियड है और तकरीबन 18 ग्रुप्स हैं। हर ग्रुप में उसके कुछ कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होते हैं जो उसकी प्रॉपर्टी को रिजेंबल करते हैं। इसी वजह से उनको एक फैमिली में रखा जाता है, कि जैसे कार्बन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, हैलोजन फैमिली, इनर्ट गैस फैमिली, बोरॉन फैमिली। तो लेट अस टेक एन, मतलब एकदम क्लीन एग्जांपल ऑफ ग्रुप 13। अब हमारे सामने ये ग्रुप 13 है। हमने देखा कि यहाँ पे हमारे पास ये देखिए, हमारे पास ये
बोरॉन आ गया, फिर नीचे हमारे सामने एल्युमिनियम है। अब ये सब ग्रुप 13 में है, पूरी एक फैमिली है, तो कुछ ना कुछ तो इसमें रिजेम्बलेंस होगी। लेकिन ये वो दौर था जब ये था ही नहीं, ये था ही नहीं, कुछ नहीं था। माने कि यहाँ पे आपका कार्बन है, यहाँ नाइट्रोजन है, लेकिन आपको कुछ नहीं पता कि नाइट्रोजन क्यों है, ये कार्बन क्यों है, इसका नाम कैसे रखा गया, किस ग्रुप में रखे, इसकी क्या वैलेंसी होगी। ये सारी चीजों पर से पर्दा हटाने के लिए एक बड़ा प्यारा सा चैप्टर क्लास 10th में आपके सामने रखा गया, और जिसका नाम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। लेट अस ट्राई टू स्टडी ईच एंड एवरीथिंग लाइन बाय लाइन। देखिए क्लास 9th में हमने पढ़ा था कि मैटर अराउंड अस इज प्योर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ एलिमेंट्स, कंपाउंड एंड मिक्सचर। क्लास 9th में हमने पढ़ा कि हमारे पास में जितने भी तत्व हमारे समाज में दिखते हैं, या तो वो एलिमेंट के रूप में, एलिमेंट का मतलब सिंगल फॉर्म है, सिर्फ एक टाइप के एटम से बने हुए हैं, या फिर कंपाउंड है यानी कि मोर देन 2 एलिमेंट एटम से मिलकर के बने, या फिर मिक्सचर यानी कि मोर देन 2 एलिमेंट्स और कंपाउंड के कॉम्बिनेशन से बनी हुई चीज। बेस्ट एग्जांपल गोल्ड एलिमेंट, कार्बन डाइऑक्साइड कंपाउंड, एंड वेयर एयर इज द मिक्सचर। तो हमारे सामने इस वर्तमान में जो हम जिस दुनिया में जी रहे हैं, यहाँ पर किसी भी मैटर का मुख्यतः 3 फॉर्म हो सकता है। या तो एलिमेंट होगा यानी कि प्योरेस्ट फॉर्म में होगा, या एलिमेंट होगा 2 एलिमेंट्स को मिलकर के कंपाउंड बनेगा, या तो वो कंपाउंड हो सकता है। जैसे कार्बन ऑक्सीजन मिला, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। यहाँ पे आप देख रहे हैं कार्बन अलग है, ऑक्सीजन अलग है, दोनों मिल करके एक नई प्रोडक्ट को बना रहे हैं जिसे हमने कार्बन डाइऑक्साइड कहा, तो ये एक एलिमेंट है। एंड एट द सेम टाइम हम जब एयर की बात करते हैं तो एयर में थोड़ा सा नाइट्रोजन है, थोड़ा कार्बन है, थोड़ा ऑक्सीजन है, थोड़ा हाइड्रोजन है, सारी चीजें हैं। इन सारी चीजों को मिल जाने की वजह से मोर देन 2 एलिमेंट्स और कंपाउंड के मिक्सचर की वजह से उसे हम मिक्सचर कहते हैं। इस मिक्सचर को हमने फर्दर पिछले क्लास में पढ़ा कि ये होमोजीनस और हेट्रोजीनस हो सकते हैं, यानी कि थ्रू आउट द सॉल्यूशन अगर एक जैसे दिख रहे हैं तो होमोजीनस है, और उनमें अगर आइडेंटिफाई करने लायक कोई चीज मिला दी गई है तो उसे हम लोग हेट्रोजीनस मिक्सचर कहते हैं। अच्छा, इसके बाद एंड द एलिमेंट कंपाउंड कंटेन्स एटम ऑफ ओनली वन टाइप, जैसा कि हमने पढ़ा। डू यू नो हाउ मेनी एलिमेंट्स आर नोन टिल डेट? क्या आप जानते हैं कि कितने एलिमेंट्स आज के डेट में जाने गए हैं? तो आज के डेट में 118 एलिमेंट्स हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में दिखती हैं। अब ये 118 एलिमेंट्स में वर्गीकृत किया जाए तो कुछ इसमें से मेटल हैं, कुछ नॉन मेटल हैं और कुछ सेमी मेटल्स हैं, लेकिन कुल मिलाकर के हमारी पीरियोडिक टेबल जिसकी हम स्टडी करते हैं उसमें कुल मिला के 118 एलिमेंट्स हैं। आगे देखिए, ऑल ऑफ दीज हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। ऑब्वियसली डिफरेंट प्रॉपर्टी होगा, कार्बन की अलग प्रॉपर्टी, नाइट्रोजन की अलग प्रॉपर्टी, ऑक्सीजन की अलग प्रॉपर्टी। आउट ऑफ दिस 118 ओनली 98 आर नेचुरली अकरिंग, अर्थात इन 118 में से सिर्फ 98 यानी कि 98 ऐसे हैं जो प्राकृतिक रूप से हमारे सामने आए हैं। इसके बाद के जो एलिमेंट्स हैं यानी कि तकरीबन 20 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो मैन मेड हैं या लेबोरेटरी मेड हैं। क्लियर है? हमने क्या क्या पढ़ा कि हम इस चैप्टर में एलिमेंट्स को पढ़ने जा रहे हैं। एलिमेंट्स टोटल आज के डेट में नून है 118। उन 118 में से 98 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो नेचुरली अकरिंग हैं, बाकी के 20 ऐसे हैं जो मैन मेड हैं या फिर वो किसी के संदर्भ में बनाए जो भी गए। ठीक, राइट। एज डिफरेंट एलिमेंट्स वेर बीइंग डिस्कवर्ड, साइंटिस्ट गैदर्ड मोर एंड मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस एलिमेंट्स। जैसे जैसे एलिमेंट्स डिस्कवर होना शुरू हुए, साइंटिस्ट लोग उसके विषय में ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करने लगे, उसकी प्रॉपर्टी को बताने लगे कि हाँ ये एलिमेंट ऐसा है, इस एलिमेंट की ये प्रॉपर्टी। जाहिर सी बात है, देखिए आपके घर में एक टीवी आता है, ठीक, टीवी के साथ आपको एक रिमोट मिलता है। उस रिमोट को पहले दिन आप उसमें सारी चीज़ों को आइडेंटिफाई करते हैं, उसको यूज़ करते हैं। यूज़ करते करते लंबे समय तक उसके कांटेक्ट में रहते वक्त उसकी कई सारी प्रॉपर्टीज़ आपके सामने आती हैं और आप फर्दर प्रॉपर्टीज़ को स्टडी कर पाते हैं। और फिर एक टाइम ऐसा होता है कि बिना कुछ ढूंढे, बिना कुछ कहे, बिना कुछ किए आप उसकी पूरी प्रॉपर्टी को समझा पाते हैं, दिखा पाते हैं। आंख बंद करके वॉल्यूम भी बढ़ा देते हैं, आंख बंद करके आप पावर ऑफ भी कर देते हैं। ये होता है अनुभव की चीज़। तो पहले साइंटिस्ट लोगों ने इन सारे एलिमेंट्स को पढ़ना शुरू किया और जब एलिमेंट्स को पढ़ करके उन लोगों ने एक कंक्लूजन निकाल लिया तो उन्होंने बोला कि भाई अब इसकी ज़रूरत है इसको सजाने की। जैसे पहले हम एक घर बनाते हैं तो घर के लिए एसेंशियल सारी चीज़ों को खरीद के लाते हैं, फिर किचन में चूल्हा रखना और पूजा घर में भगवान के मंदिर बनाना, ये हम अपने हिसाब से चीज़ों को आइडेंटिफाई करके कि कौन सी चीज़ किचन में रखने वाली है। वैसा नहीं है कि मंदिर में
प्रभु के मूर्ति के ऊपर आप प्याज रख दें, चाकू रख दें कि वहां पे जाके सब्जी काटें और सब्जी घर में जाकर के दुर्गा माता की मूर्ति रख दें, तो ये थोड़ा अजीब और अटपटा हो सकता है। तो आप चीज़ों को पहचानते हैं और पहचान करने के बाद उसको आप क्लासीफाई करके उसकी कैटेगरी वाली चीज़ों के बीच में रखते हैं। जैसे हल्दी के बीच में नमक हो सकता है, आपके बेडरूम का तकिया नहीं। समझ रहे हैं बात को ना? तो ऐसी स्थिति में इस चैप्टर की जरूरत थी मुख्य रूप से हम चीज़ों को सजाएं कैसे, हम एलिमेंट्स को उनकी प्रॉपर्टी के हिसाब से उनको स्थान कैसे दें, कैसे हमने ग्रुप बनाया, कैसे हमने पीरियड्स बनाया। जैसे आप एक बात बच्चों इसको और अच्छे समझ सकते हैं कि एक स्कूल होता है, उसमें साइंस ग्रुप होता है, कॉमर्स ग्रुप होता है और ह्यूमैनिटीज ग्रुप होता है। तो साइंस ग्रुप में आर्ट्स वाला नहीं घुसता, आर्ट्स वाले में साइंस वाला नहीं घुसता और कॉमर्स वाले में ह्यूमैनिटीज वाला नहीं घुसता। ये लोग अपनी अपनी ग्रुप बना के और उस ग्रुप से रिलेटेड जो चीजें होती है उसकी स्टडी वो लोग करते हैं, उस ग्रुप में कोई दूसरा नहीं जाता। ठीक उसी प्रकार से पीरियोडिक टेबल को क्लासिफाई, अब एक क्वेश्चन इस पे उठता है, व्हाई डू वी नीड टू क्लासिफाई द एलिमेंट्स? क्वेश्चन उठता है इसी में, आपके एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन भी है, व्हाई डू वी नीड टू क्लासिफाई द एलिमेंट्स? तो सिंपल इसका जवाब होगा, वी नीड टू क्लासिफाई द एलिमेंट्स टू नो इट्स प्रॉपर्टीज, इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टी, the elements by which it can react or it cannot react, how much condition, how much temperature, what are the things by which it is reacting, what are the things that it avoids। अर्थात एक एलिमेंट किन चीज़ों से रिएक्ट करेगा, किन से रिएक्ट नहीं करेगा, किन से दूरी बनाएगा, किन के करीब जाना चाहेगा, किन से जल्दी से कंपाउंड बना लेगा, किन से कंपाउंड किसी भी कीमत पर नहीं बनाएगा। तो ओवरऑल इस चैप्टर की समरी यहाँ पर। अब इसमें कुछ महानतम साइंटिस्ट भी आए होंगे ऑब्वियसली, क्योंकि आपको पता है बचपन से आपको एक आदत पता चल गई होगी कि केमिस्ट्री में एक की कमियों को गिनाना और अपनी कमियों को बताना यही साइंटिस्ट की सबसे बड़ी अचीवमेंट होती है। इससे पहले आपने क्लास 9th में स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ा था, जहाँ पे आपने डाल्टन की बुराई, थॉमसन की बुराई, नील बोर की बुराई, रदरफोर्ड की बुराई, न जाने कितने लोगों की बुराई पढ़ी कि एक जो गलती करता था दूसरा कहता था देखे पगलवा को कुछ नहीं आता था, मारे आनहर हो गया, हम नया नियम दे दिए। वो आया, वो कहा दोनों उल्लू बना रहे थे, उसको भी कुछ नहीं आता था, हम तीसरा बनाएंगे। ये सिलसिला आपने क्लास 9th में खूब पढ़ा, क्लास 8th में खूब पढ़ा। इस क्लास में भी आपको साइंटिस्टों का झगड़ा देखने को मिलेगा और ये झगड़ा बड़ा स्वीट झगड़ा होता था। आपको इसमें एक बहुत आश्चर्यजनक बात बता दें आपको कि जब आप एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे वहाँ पे आपने डाल्टन, नील बोर, रदरफोर्ड साहब के विषय में पढ़ा था ना? क्या आपको पता कि ये सभी एक दूसरे के गुरु शिष्य थे? ये पहले भी आपको मैं बताया हूं, आज फिर बता दे रहा हूं कि एक दूसरे के गुरु शिष्य थे। गुरु ने जो काम किया छोड़ दिया, शिष्य उस पर स्टडी किया, उसको और अच्छा किया। मान लो कि आज मैंने एक कोई एक्सपेरिमेंट किया और इस एक्सपेरिमेंट के अंतर्गत मैंने कोई चीज़ दी, उस चीज़ को आपने पढ़ा और आपने कहा कि अरे सर आपने यहाँ पे मिस्टेक कर दिया था, मैं इसको थोड़ा मॉडिफाई करती हूँ। तो केमिस्ट्री इज द नेम ऑफ इन्वेंशंस, मॉडिफिकेशंस ऑफ लॉज एंड ऑल्सो टू स्टडी द एलिमेंट्स इन अ वेरी डीप मूड, अर्थात उन तत्वों के विषय में बहुत गहराई से उसको पढ़ना और समझना। अब देखिए यहाँ तक लाइन क्लियर है। 118 था, 98 उसमें क्या थे? नेचुरल थे, बिल्कुल भगवान ने बना करके भेजा था कि भैया ले जाओ। इसके बाद के बाकी के जो थे वो हमने अपनी ज़रूरत के हिसाब से बनाया, काफ़ी सारी चीज़ें आगे हम लोग पता। सो इट इज़ डिफिकल्ट टू ऑर्गेनाइज ऑल दैट वॉज नोन अबाउट द एलिमेंट्स। दे स्टार्टेड लुकिंग फॉर सम पैटर्न इन देयर प्रॉपर्टीज। अब हम लड़की को लड़की क्यों कहते हैं? तो दो बच्चे हो सकते हैं। अगर मैं लाइव आऊं तो एक बच्चा कहेगा क्योंकि लड़की लड़की होती है इसलिए हम लड़की को लड़की कह सकते हैं, ये भी एक रीज़न हो सकता है। दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि हम उसके हार्मोनल पैटर्न को जानते हैं, हार्मोन्स की वजह से उसकी बॉडी में जो जो चीज़ों में बदलाव होता है हम उसको देख करके एक लड़की, एक छोटा बच्चा 2 साल 4 साल 5 साल का बच्चा आपके सामने लड़की लड़का खड़ा कर दिया जाए तो आप आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, क्योंकि प्राइमरी जो सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसके आधार पर ही आप किसी को लड़की या लड़का कहते हैं। ठीक उसी तरह से साइंटिस्ट लोग बोले कि अरे यार ये तो बड़ा कंफ्यूजन हो गया, इतना सारा एलिमेंट है, और जब तक हम लोग कोई इसका पैटर्न और कोई फॉर्मूला नहीं ढूंढेंगे तो लोग कैसे जानेगा कि कौन क्या है, कौन पानी से रिएक्ट करता है, कौन पानी से रिएक्ट नहीं करता है, कौन हवा से रिएक्ट करता है, कौन हवा से रिएक्ट नहीं करता, कौन कार्बन से रिएक्ट करता है, कौन कार्बन से रिएक्ट नहीं करता, कौन नाइट्रोजन से रिएक्ट करता है, कौन नाइट्रोजन से नहीं रिएक्ट करता। लंबी चौड़ी कहानी थी। इतने सारे सस्पेंस को क्लोज करने के लिए बहुत सारे वैज्ञानिक लग गए कि अब समय आ गया है एक ऐसे पैटर्न या फॉर्मूला को बना देने का कि जिससे हम लोग बड़े ही आसानी से लोगों को ये समझा सके, बता सके कि ये चीज़ है, इसकी ये महत्व है और ये चीज़ इससे जुड़ता है और ये चीज़ इससे नहीं जुड़ता है। तो they were looking forward to discover a pattern to arrange each and every element into a box
so that the student could easily identify and study its property very properly। अर्थात ज्यादा अंग्रेजी हो गया, हिंदी में बोलता हूं। अर्थात कहने का मतलब है कि चैप्टर की शुरुआत हो ही गई। अब यहां पर लोगों वैज्ञानिकों को ऐसा लगा कि भाई 118 एलिमेंट्स हैं और ये सारे एलिमेंट्स सबकी अपनी अपनी प्रॉपर्टीज है, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से बिल्कुल रिलेट नहीं करता है। ऐसी स्थिति में जब सबकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज देखा जा रहा है तो क्यों ना एक ऐसा कोई सिस्टम बनाया जाए कि जिस सिस्टम में रह करके हम लोग किसी को भी बड़े आसानी से समझा सके कि देख बेटा ये नमक है, देख बेटा नमक का मतलब हैलोजन फैमिली है, देख बेटा ये इनर्ट गैस फैमिली अर्थात जो नॉन रिएक्टिव फैमिली होती है, इसके अलावा ये कार्बन फैमिली है, ऑक्सीजन फैमिली है, नाइट्रोजन फैमिली। तो कहने का मतलब था एलिमेंट्स की स्टडी चालू हुआ, अलग अलग साइंटिस्ट आए, वो लोग अपने अपने लॉज को लेकर के आए कि मैं जैसे मान लो इसको और अच्छे से एलिबरेट आपको आपके सामने एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। अर्थात मान लीजिए कि इस कमरे में बहुत सारी चीजें बिखरी हुई, ठीक। इस समय में आप जितने लोग यहाँ मौजूद हैं मैं सबको कहूं कि बेटा बारी बारी से जाओ और अपने हिसाब से इस कमरे को अरेंज करो और ध्यान इस बात का देना कि इसमें जरा सा भी ऐसा कुछ ना हो कि कुछ अगली टाइप का लगे, यू नो, मतलब एकदम प्रॉपर अरेंज होना चाहिए। आप गए, आपने सब कुछ ठीक किया, लेकिन किचन में ले जाकर के गणेश जी की फोटो रख दी है, तब तक पीछे से आपकी मित्र गई, ये जब पहुंचती तो उन्होंने कहा यार ओवरऑल प्रियंका का सब कुछ तो ठीक था लेकिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे इसको फोटो नहीं रखना चाहिए, इन्होंने फोटो उठा करके कहीं और रख दिया। अब इन्होंने जहां पर फोटो ले जाकर के रखा, पीछे से आप मित्र पहुंचते हैं वहां पर, आप जैसे ही उसको देखते हैं आप कह अरे यार ये तो गलत जगह बेडरूम में ले जाकर के भगवान को रख दी। फिर इस तरह से करते करते सब लोगों ने अपनी अपनी हिसाब से उस कमरे को सजाने का शुरुआत किया और अंततः जो अंतिम व्यक्ति था वो गया तो देखा सब कुछ सही है, बस थोड़ा बहुत इसमें एडिटिंग करेंगे एकदम परफेक्ट हो जाएगा। इसीलिए जैसे फिल्मों की शूटिंग होती है तो रीटेक लिए जाते हैं, बार बार रीटेक, ताकि एक परफेक्ट शॉट लिया जाए। उस परफेक्ट शॉट की भी एडिटिंग की जाती है लेकिन वो फाइनल एडिटिंग है, ठीक है। तो ऐसे ही सारे साइंटिस्टों ने उन एलिमेंट्स को सजाने की कोशिश की और जिसका सबसे लास्ट में सबसे ज्यादा मीनिंगफुल लगा वही आज हमारे सामने पीरियोडिक टेबल बन के खड़ा है। कहानी समझ में आ गई सबको? यस सर, नो सर, मुंह से बोल सकते हैं आप। एकदम क्लियर है कहानी, क्रिस्टल क्लियर, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अर्थात कुल मिलाकर के इस चैप्टर का मोटो है सारे एलिमेंट्स को उनकी प्रॉपर्टीज के हिसाब से सही जगह क्रमबद्ध तरीके से अरेंज करना ताकि फ्यूचर में उसकी स्टडी आसान हो और लोग आसानी से उसको पढ़ सकें। नेक्स्ट, अब यहां देखिए आप, यहां पर मेकिंग ऑर्डर आउट ऑफ चॉइस, अर्ली अटेम्प्ट्स एट द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। अब यहां पर हम लोगों ने पुराने कुछ समय के चीजों के आधार पर जो क्लासिफाई करने का तरीका था उस पे सब लोगों के अपने अपने क्योस रहे होंगे, सबके अपने अपने बातें रही होंगी। तो लेट्स स्टार्ट विद द अर्ली अटेम्प्ट्स, जो शुरुआती दौर में इस पीरियोडिक टेबल को बनाने के लिए किया गया, या यूं कहें इन एलिमेंट्स को सजाने के लिए अलग अलग साइंटिस्टों द्वारा डिस्कवर की गई उनकी लॉज को हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, we have been learning how various things or living things can be classified on the basis of their property. Even in other situations we come across instances of organization based on some property. For example, in a shop, soaps are kept together at one place while biscuits are kept together elsewhere. Among soaps, bathing soaps are stacked separately from washing soaps. अर्थात इसको सरल तरीके से समझे तो बच्चों हम ये भी कह सकते हैं कि हमने देखा है कि जब हम एक किराने की दुकान में जाते हैं, ग्रोसरी शॉप में जाते हैं, तो बिस्किट एक रो में रखा रहता है, सर्फ एक रो में रखा रहता है, सरसों तेल एक रो में रखी रहती है, रिफाइंड एक रो में रखी रहती है। रीजन क्या है कि जो चीज एक दूसरे से रिजेंबल करती है, जैसे सरसों तेल में किसी भी ब्रांड का आप सरसों तेल रख रहे हैं तो सरसों तेल अंततः अगर आपको मस्टर्ड ऑयल किसी ने मांगा तो आप मस्टर्ड ऑयल निकाल के उसको दे देंगे, लेकिन उसके बीच में अगर आपने एक बिस्किट का पैकेट रख दिया और फ्लो में कोई आया आपसे कहा 5 पैकेट तेल चाहिए, आपने 4 पैकेट तेल दिया, 1 पैकेट बिस्किट दे दिया, तो ये आपका सीक्वेंस खराब हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में इसको अरेंज करने की जरूरत, तो यहां पर एक आपको जनरल एग्जांपल बताया जाए। इसी प्रकार से साइंटिस्ट लोगों ने बहुत सारे अटेम्प्ट किए ताकि इन एलिमेंट्स को उनकी प्रॉपर्टी के हिसाब से क्रमबद्ध तरीके से अरेंज किया जाए
आउट ऑफ चॉइस का मतलब यहाँ पर ये कि ये जो उनके विषय में एक धारणा बन गई, ये गलत धारणा जो भी बनी है, उसकी अपेक्षा उनको क्रमबद्ध तरीके से उनको सजा देना। The earliest attempt to classify the element resulted in grouping the then known elements as metal and non-metal। शुरुआती दौर में उनको मेटल और नॉन मेटल हुए, शुरुआती दौर में जब अटेम्प्ट किया गया तो उनको बांटा गया उनके प्रॉपर्टीज के आधार पे। सर्वप्रथम जो साइंटिस्ट आए उनका नाम था डॉबनर, और ये जॉन वोल्फगैंग डॉबनर जो थे एक जर्मन केमिस्ट थे, जो कि 1817 ईस्वी में इन्होंने अपने हिसाब से इस पीरियोडिक टेबल को अरेंज करने की कोशिश की। डॉबनर साहब 1817 में अपनी उनकी पहली अटेम्प्ट होती है, और वो पहली बार इतने सारे एलिमेंट्स को देखते हैं, और इन एलिमेंट्स को देखने के बाद वो ये सोचते हैं कि क्यों ना चलो इनकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करके ग्रुपिंग करने की कोशिश करते हैं। सोच अच्छी थी, नियत अच्छा था, लोगों को समझाने की सोच थी। गलतियां कहाँ इन्होंने की वो इस लॉ का हम आपको निचोड़ बताते हैं, यानी कुल मिलाकर के समरी बताते हैं। इन्होंने कहा कि 3 एलिमेंट्स को एक सेट बना करके एक टेबल में हम अरेंज कर देंगे। 3 एलिमेंट्स का एक सेट बनाएंगे 1 2 3। सपोज उस एलिमेंट का नाम सबसे ऊपर वाले का ए है, बीच वाले का बी है और नीचे वाले का सी है। इन्होंने कहा कि ए बी सी को हम एक क्रम में रख देंगे। इन्होंने कहा कि जब हम अर्थमेटिक मीन निकालेंगे, अर्थमेटिक मीन निकालेंगे किसका? इसके मास का। किसका? मास का। उस एलिमेंट के मास का जब मीन निकालेंगे, यानी कि सम ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट एंड द लास्ट वन, इट विल बी एवरेज। इन एवरेज इट विल बी टू इक्वल टू द मास ऑफ मिडल वन। इनका सिंपल सा फंडा था कि इन्होंने उसको इस तरीके से बताने की कोशिश की बच्चों, कि इन्होंने कहा कि हम एक ऐसा टेबल बनाएंगे, ठीक। इस टेबल को इन्होंने ऐसे करके बना दिया, और इन्होंने कहा कि इसमें हमारे ये 3 एलिमेंट्स होंगे, ए बी सी। इन्होंने कहा कि अगर ए का 10 है और सी का 10 है, तो इन दोनों का मीन निकाल लेंगे तो ये कितना निकलेगा? 20/2 यानी कि 10। तो इन्होंने कहा कि बी का भी मास 10 होगा, नियरली इक्वल टू द मास ऑफ मिडिल वन। क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? इन्होंने किस चीज का आधार लिया? मास का। किसका आधार लिया? मास का। मास यानी कि उसके भार का। तो उन्होंने कहा कि जब हम अर्थमेटिक मीन निकालेंगे पहले वाले एलिमेंट का, इस वाले का ए का सी से जब दोनों के रिस्पेक्ट में निकालेंगे, तो जब इसकी मीन निकालेंगे दोनों के मास को जोड़ देंगे और उसको संख्या से डिवाइड करेंगे, तो जो नंबर आएगा वो एवरेज या ऑलमोस्ट इक्वल टू होगा मिडिल एलिमेंट। लेकिन ये क्या हमेशा के लिए इनका ये लॉ प्रूव हुआ कि ये सही है? तो नहीं। आगे देखिए, इनकी कहानी पढ़िए फिर। अब देखिए इन्होंने क्या कहा, he identified some group having 3 elements each and he called this triads। इसीलिए इनके लॉ को कहा गया डॉबनर लॉ ऑफ ट्राइड्स। क्या कहा गया? डॉबनर लॉ ऑफ ट्राइड्स। ट्राइड्स का मतलब सरल भाषा में कहें तो तिकड़ी, जैसे हम लोग कहते हैं जुड़ुआ है तो तिड़ुआ मान लो। इन्होंने क्या किया कि 3 एलिमेंट्स एक दूसरे से रिजेंबल करने वाले एलिमेंट्स को एक जगह रख दिया, और इन्होंने कहा कि जब हम ऊपर वाले के मास को नीचे वाले के मास से जब जोड़ करके और उस संख्या से डिवाइड कर देंगे, तो जो नंबर आएगा वो बीच वाले एलिमेंट के बिल्कुल बराबर होगा। क्लियर है? अब देखिए आगे इनका, देखिए वो 3 एलिमेंट्स को कैसे इन्होंने अरेंज किया। एंड दीज ट्रायड्स वर रिटन इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। ऑब्वियसली इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के द एटॉमिक मास ऑफ द मिडिल एलिमेंट वाज रफली एवरेज ऑफ एटॉमिक मास ऑफ अदर 2 एलिमेंट। वही बात मैंने आपको बताया कि जो एटॉमिक मास निकलेगा बीच वाले का वो रफली इक्वल होगा पहले और दूसरे वाले के जोड़ने के बाद जो निकलेगा। फॉर एग्जांपल टेक द ट्राइड कंसिस्टिंग लिथियम सोडियम एंड पोटेशियम। लिथियम सोडियम एंड पोटेशियम। देखो बच्चों यहां देखने की जरूरत, यहां बस आप एक समझ लीजिए उनका ट्राइड था, ठीक है, ये उनकी ट्राइड थी। उन्होंने कहा कि लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ नाइट्रोजन फास्फोरस एंड आर्सेनिक। नाइट्रोजन का कितना दिख रहा है आपको? 14 है, इसका कितना है? 31 है, और नीचे वाले का 74.9 है। इसको ऑलमोस्ट मान लो 75 प्लस 14 कितना हो जाएगा आपका? 89। कितना 9 हो जाएगा? 89। अब इस 89 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, क्या होगा? बराबर होगा? नहीं होगा। अब देखिए, अब इधर से देखिए, ये देखिए 35.5 है
और यहाँ पे ये है, ये एलिमेंट है। इन तीनों का करेंगे, ऐसे ऐसे इनका नहीं हुआ। कुछ जगह सिंपल तौर पे अगर आपको कहें बच्चों, तो इनकी लॉ कुछ जगह वैलिड दिखी और कुछ जगह वैलिड नहीं दिखी। इनका कुल मिलाकर के कैल्शियम तक ही वैलिड दिखा, जैसा कि आपके किताब में साफ तौर पे लाइन लिखा हुआ कि इट वाज वैलिड अप टू कैल्शियम। इनकी ज्यादा ट्रायल्स बन नहीं पाई। अब देखिए यहाँ पे इस ट्रायल में देखिए क्या था, यहाँ पे इन्होंने कहा कि इसको और इसको, इसका एवरेज मीन निकाल लो, इसके बराबर होगा, नहीं हुआ। कहीं बराबर हो गया, कहीं बराबर नहीं हुआ। अब देखिए आगे बढ़िए, तो यू विल फाइंड दैट ग्रुप बी एंड सी फॉर्म ग्रुप टू फॉर्म डॉबनर ट्रायड। ग्रुप बी यानी कि ये वाले में डॉबनर के ट्रायड फॉलो हो गई, क्योंकि 137 और 40 को जोड़ करके 2 से डिवाइड करोगे तो 87.6 के आसपास आएगा। ग्रुप सी वाले में क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, वैसे भी आज हम जानते हैं कि क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एक नमक की ग्रुप है, तो जाहिर सी बात है प्रॉपर्टीज में रिजेम्बलेंस होगा। तो इनका पहला आधार क्या था, प्रॉपर्टीज के आधार पर। दूसरा क्या आधार था, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। माइंड में सेट करिए, इन्होंने दो चीजें देखी। पहली चीज कि वो मिलते जुलते हो, यानी आइडेंटिकल एलिमेंट्स हो, और दूसरा क्या, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास हो। तो यहां देखिए बच्चों, ये 40 है, 40 से बड़ा 87 और 87 से बड़ा 137 यानी कि 40 है, तब 87 है, तब 137। और इन्होंने कहा कि इस कैल्शियम को और इस बेरियम को दोनों को जोड़ दो, इसको 2 से डिवाइड कर दो, तो जो इसका मास आएगा वो यहां पर इस एलिमेंट के इक्वल आएगा। क्लोरीन ब्रोमीन को आप कर दीजिए और दोनों का निकाल दिए, तो इस एलिमेंट के बराबर आएगा। ये इनका था, लेकिन ये हर जगह एप्लीकेबल नहीं था। आगे देखिए, फिर ये कह रहा है Hence this system of classification into tribe was not found to be useful, क्योंकि ये हर एलिमेंट्स पे सटीक नहीं बैठा, इस वजह से बच्चों इसको आगे जा करके अनवैलिड कर दिया गया। अनवैलिड करने के पीछे कारण ये था, भाई हमने कहा, हम इस क्लासरूम में बैठ गए, हमने कहा कि अगर आपको पता करना कि इसमें सबसे तेज बच्चा कौन है ना, तो 2 मूर्ख बच्चे जितना होमवर्क किए उनके होमवर्क का टोटल करके 2 से डिवाइड कर दो, वो जितना करके उतना वो अकेला किया होगा। लेकिन मालूम पड़ा क्या कि एक मैंने तिकड़ी ऐसी बैठा दी इसमें रो में कि जो बीच वाला है वो उन दोनों से गधा है। और मतलब गधा का अपमान नहीं कर रहे हैं यूट्यूब भाई, मतलब बेवकूफ है। यहाँ तो जानवरों पर केस हो जाता है, जानवर का नाम लोग उस पर भी सब यूट्यूब में केस कर देते हैं, बड़ा दिक्कत है भाई। अब यहाँ पर एक सिस्टम ये बन करके आया आपके सामने बच्चों। इस सिस्टम के अंतर्गत ये था कि पहला वाला, लास्ट वाला, अगर दोनों को हमने उनकी मासेस को ऐड किया, एवरेज उसका निकाला, तो वो लगभग मिडिल वन वाले के बराबर होगा, ठीक है। लेकिन ये हर जगह एप्लीकेबल नहीं था, आगे जाकर के फर्दर वो एप्लीकेबल नहीं था। अब देखिए इनके विषय में थोड़ा सा हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। दरअसल में डॉबनर जो है एक फार्मासिस्ट की तरह म्यूचेनबर्ग इन जर्मनी में वो वर्क कर रहे थे, और उन्होंने वहां पे स्ट्रेसबर्ग में जाकर के केमिस्ट्री पढ़ा। बाद में वो एक केमिस्ट्री के प्रोफेसर हो गए, और एक मतलब यूनिवर्सिटी ऑफ जेना है, वहां पर जाकर इन्होंने फार्मासिस्ट का वर्क करना शुरू किया। डॉबनर मेड द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन ऑन प्लेटियम एज अ कैटलिस्ट एंड डिस्कवर्ड सिमिलर ट्रायड ऑफ एलिमेंट व्हिच लेड टू डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट। शुरुआती दौर में इन्होंने प्लेटिनम पे वर्क किया, और प्लेटिनम को आधार लिया इन्होंने एज अ कैटलिस्ट, यानी कि उत्प्रेरक के तौर पे। और वो कैटलिस्ट यानी कि वी नो द डेफिनेशन ऑफ कैटलिस्ट, एनी एलिमेंट और एनीथिंग विच जस्ट इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट इन्वॉल्विंग इनटू इट। हमने कैटलिस्ट की डेफिनेशन पढ़ी है कि मान लो कि आप दोनों झगड़ा कर रहे हो और हम दोनों में कुछ करें नहीं, आप बीच में कुछ ऐसा बात बोल दो, दोनों थपड़िया दो एक दूसरे को, झूठा उठा उखा के भगा दो एक दूसरे को, तो हमने कैटलिस्ट का वर्क किया। जैसे अंग्रेज करते थे, हिंदू मुसलमान करते थे, उनको सुअर फेंकते थे, उनको गाय फेंकते थे, अब बीच में उनका नाम आता नहीं था, दोनों या अल्लाह जय श्री राम करके एक दूसरे को घुसेड़ देते थे तलवार। वही सिस्टम यहाँ कैटलिस्ट करता है, किसी रिएक्शन में घुसेगा नहीं, अब बिना घुसे वो सब कुछ कर देगा जो घुस करके किया जा सकता है, यानी कि रिएक्शन को एकदम पीक पे ले जाएगा या एकदम डाउनफॉल कर देगा, राइट, ठीक। अब यहाँ पर आकर के आपका डॉबनर ट्रायड खत्म होता है। इसके बाद अगले साइंटिस्ट जिनकी बारी है न्यूलैंड, उनके विषय में हम लोग विस्तार से जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।